Hello, students. A very good evening to all of you, and you welcome on Career Point YouTube NEET channel. और जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे रिप्रोडक्शन के बारे में, कुछ हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आई थिंक आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट याद हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड लेक्चर। ओके, तो सेकेंड लेक्चर पे मैं थोड़ा सा सेकेंड लेक्चर अपन शुरू करने से पहले अपन थोड़ा सा प्रीवियस का एक रिव्यू ले लेते हैं कि वी हैव डिस्कस अबाउट द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को भी हम पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में भी फर्स्ट इवेंट दैट इज गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोटिक क्लीवेज टेक प्लेस in which one cell structure zygote undergoes the successive mitotic division that lead to the formation of blastocyst। तो जाइगोटिक क्लीवेज, उसके बाद में हमने इम्प्लांटेशन को पढ़ा हुआ था कि दैट मीन्स जो ब्लास्टोसिस्ट होती है दैट अटैच्ड विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस दैट लीड टू द इम्प्लांटेशन, है ना। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, उसको भी मैंने एक थोड़ा सा हमने ओवरव्यू दिया हुआ था, बाकी अपन इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड उसके बाद में प्रोसेस आती है दैट इज जेस्टेशन, जिसमें 3 प्रकार की जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, डिस्टिंक्टली एंडोडर्म, मीजोडर्म एज वेल एज एक्टोडर्म। ये 3 प्रकार की जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है ना। और किस तरीके से होता है इसकी पूरी जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो अभी आगे जब अपन इवेंट्स पे पहुंचेंगे डिटेल में, एक एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्शन पे जब जाएंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाई वन। उसके बाद जेस्टेशन जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, देन जो कंप्लीट फुली डेवलप फीटस होता है दैट रेडी फॉर द पार्चुरेशन, यानी लास्ट अगली जो स्टेज आती है दैट इज पार्चुरेशन, और इट इज द एक्सपल्जन ऑफ फुली डेवलप फीटस फ्रॉम द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड द डिलीवरी आल्सो। क्लियर। और उसके बाद में हमने डिलीवरी पार्चुरेशन के बाद में एक पॉइंट बताया था दैट इज लैक्टेशन, जो कि एक प्रकार की मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमरी ग्लैंड्स, एक प्रकार की सपोर्टिव इवेंट्स माना जाता है। एम्ब्रियो के एक इन्फेंट के लिए एक सपोर्टिव इवेंट माना जाता है। तो ये हमारे ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में से जो गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है ये मेल एंड फीमेल दोनों में, इसके अलावा जितनी जो प्रोसेस होती हैं वो फीमेल की मानी जाती हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं मोस्टली अकर इन द फीमेल। क्लियर। तो ये हमने पिछली लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होती हैं। मेल की हमने यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन हमने टेस्टिस को पढ़ा हुआ था। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स थे, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स कंटेनिंग द 2 to 3 each testicular compartment pertaining 2 to 3 highly coiled tubules are called the seminiferous tubule which are responsible for the gamete production or spermatozoa formation, sperm formation के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अनदर फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज द हार्मोनल सेक्रेशन, एंड दैट हार्मोन which is secreted by the seminiferous tubule, that is testosterone hormone. It is produced by leading cells of seminiferous tubule under the control of interstitial cell stimulating hormone or luteinizing hormone from pituitary under the direct regulation of the hypothalamus GnRH, hypothalamic gonadotropic releasing hormone. इज दैट क्लियर। तो ये हमने सेमिनिफेरस का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ रखा है कि बिकॉज सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनर लाइनिंग एज वेल एज आउटर लाइनिंग। इनर लाइनिंग में बच्चों 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। पहली जो सेल्स होती हैं वो सर्टोली सेल्स होती हैं, दे प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म, और वी कैन से सर्टोली सेल्स होती हैं दैट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म inside the seminiferous tubule। एंड सेकंड टाइप की जो सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल, दीज आर कॉल्ड द मेल जर्म सेल्स होती हैं दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन, है ना। यानी जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं फाइनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजुआ यानी स्पर्म। अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड फॉलोड बाय द कंप्लीट स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल थ्रू मेल जर्म सेल, जिनको अपन रिप्रोडक्टिव सेल्स के नाम से जानते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट द आउटर लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। वहां पे 2 प्रकार की सेल्स थी, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आईसी सेल्स, जो कि एक प्रकार का डिफेंस कैपेबिलिटी मेंटेन करेंगी, एंड अनदर सेल्स
आर कॉल्ड लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि एक प्रकार की हार्मोनल सेक्रेटिंग सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन यानी टेस्टिस क्या होती हैं, उनके क्या कंपार्टमेंट्स होती हैं, क्या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है और उसका हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है। इस पार्ट को अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको एक बार रीड कीजिएगा। इसके साथ साथ बच्चों आप लोगों को एनसीईआरटी को भी रीड करना है, एनसीईआरटी के कंटेंट को भी, क्योंकि एनसीईआरटी प्रिसाइज करके दे रखा होता है पार्ट, इसलिए आप उसका भी एक फ्रीक्वेंट रिवीजन लगाते रहिएगा। बाकी करियर पॉइंट का जो पीडीएफ है, जो नोट्स जो आपको मिल रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के नोट्स हैं, ये साथ ही साथ इनको तैयार करते रहिएगा। क्लियर? और एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज शेयर कीजिएगा। यूट्यूब जो नीट करियर पॉइंट का जो यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड सर्कल को भी दें, सो दैट ये पेंडेमिक सिचुएशन में उनको भी एक एडवांटेज मिल सके, है ना। बिकॉज एक नेशनल लेवल का एक बहुत अच्छा नेशनलाइज्ड एक सिस्टम पे आप लोग पढ़ रहे हो, और मैं चाहता हूं कि ये जो बेनिफिट है वो जो अनदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अनदर जो दूसरी जगह के भी जो बच्चे हैं वो भी इसका प्रॉपरली एडवांटेज टेकअप कर सकें। क्लियर? तो बेटा नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन पढ़ लिया, अब अपन आगे बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल। तो ये जो पार्ट है, सेकेंडरी सेक्सुअल यानी ये जो एक्सेसरी जो डक्ट्स वाला जो पार्ट आ गया, ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर। ओके, याद रखिएगा दो प्रकार की स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ था कि सेकेंडरी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होती हैं मेल के अंदर, वो दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट एक्सेसरी डक्ट, फर्स्ट जो पार्ट होता है वो एक्सेसरी डक्ट्स का होता है, डिफरेंट टाइप्स की डक्ट्स पाई जाती हैं। और इसके बाद जो अनदर जो पार्ट होता है यानी सेकंड जो पार्ट होता है वो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी सिक्रीशन का काम करने वाली डक्ट जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होती हैं, स्पर्म के मैचुरेशन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होती हैं, वेयरएज ग्लैंड्स रिलेटेड विद द सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, कुछ ना कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स या जिनको अपन मेल सेक्सुअल एक्सेसरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो दो पार्ट हो गए सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर, एक्सेसरी डक्ट्स, सेकंड एक्सेसरी ग्लैंड्स जिनको अपन सेक्सुअल ग्लैंड्स या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक्सेसरी जो डक्ट्स होते हैं बच्चों, यहां पे सबसे पहले देखो रेटी टेस्टिस, ये सीक्वेंस में आपको याद रखनी है, रेटी टेस्टिस यहां पे, उसके बाद में वासा एफरेंसिया, नेक्स्ट जो डक्ट होगी वो रेटी टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस ओपन होता है वासा डिफरेंसिया में, जिसको डक्ट से डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं, वासा डिफरेंसिया, और वासा डिफरेंसिया से फाइनली जो एक डक्ट निकलती है दैट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, तो बच्चे याद रखिएगा इजैकुलेटरी जो डक्ट होती है वो वासा डिफरेंसिया के साथ में कनेक्ट होती है, एंड फाइनली they sperm transported या injected into the female vagina during the sexual intercourse. Is that clear? तो ejaculatory जो डक्ट होगी, ejaculatory डक्ट से फिर यूरेथ्रा, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो स्पर्म होते हैं वो यूरेथ्रा में पहुंचेंगे और यूरेथ्रा से फिर ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ये एंट्री करेंगे ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी और कोइटस। ओके, जैसे आपको ये डायग्राम मैंने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया हुआ था, ये टेस्टिस का डायग्राम है, इस तरीके से ये टेस्टिस का डायग्राम माना जाता है ना। इसके सेप्टा यानी ये कुछ सेप्टम होती हैं जो सेपरेट करती हैं, ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, एकदम कॉन्शियस होके सारी चीजों को आप समझोगे। ये क्या थे? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, राइट। इनको बच्चों टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स के नाम से जानते हैं, और इनको जो सेपरेट करने वाले ये इनको सेप्टा, एक से ज्यादा, एक को बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम का मतलब एक प्रकार की सेपरेटिंग लेयर हो जाते हैं बेटा, है ना, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, सेपरेटिंग लेयर, है ना। टुनिका एल्बुजिनिया मैंने आपको बताया था, बीच वाली जो लेयर होती है उसको अपन टुनिका एल्बुजिनिया, और याद रखिएगा टुनिका एल्बुजिनिया डिवाइड द
टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स इसमें डिवाइड कर दिए जी, एक प्रकार के पार्टीशंस में। ये जो टेस्टिस होती हैं इनको पार्टीशंस में डिवाइड कर रही है। अलग अलग जो पार्टीशंस यहाँ पर ये बन रहे हैं आपको ये दिखाई दे रहे हैं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, जो 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं ये टुनिका एल्बुजिनिया ही इसको डिवाइड करती है। ये टुनिका एल्बुजिनिया इस तरीके से ये डिवाइड होते हैं, राइट। इस तरीके से यहाँ पे ये अलग अलग हो जा रहे हैं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, है ना, जिनको अपन ये लोबुल्स भी बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स या टेस्टिकुलर लोबुल, ये अलग अलग ये लेवलिंग में आपको दिख रहा है ना। अच्छा बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर ये सेमिनिफरस ट्यूबुल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, और सभी सेमिनिफरस ट्यूबुल एक आके मिल जाती हैं इस जगह पे, एक लोकेशन यहाँ पे इस जगह पे, जिसको अपन रेटी टेस्टिस के नाम से जानते हैं। ये मिडिल पार्ट हो गया टेस्टिस का, मिडिल पार्ट है रेटी टेस्टिस, RETE याद रखिएगा। और रेटी टेस्टिस में ये सभी ये जो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स होती हैं वो ओपन होते हैं। तो सेमिनिफरस ट्यूबुल ओपन इनटू द रेटी टेस्टिस, यहाँ पे देखो डायग्राम ये लिखा हुआ है कि सेमिनिफरस ट्यूबुल्स जो होती हैं, दीज सेमिनिफरस ट्यूबुल्स ओपन इनटू रेटी टेस्टिस, उसके बाद में वासा एफरेंसिया। या अपन इसको सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि सेमिनिफरस tubule which are present inside the testicular compartment that open into the vasa efferentia through reti testis, रेटी टेस्टिस से होते हुए ये वासा एफरेंसिया में, ठीक है ना बेटा, वासा एफरेंसिया जो होती हैं वासा एफरेंसिया के साथ में ये कनेक्टेड रहती हैं। ये आपको डायरेक्टली ये पॉइंट याद रखना है। और वासा एफरेंसिया ओपन इनटू द एपिडिडाइमस, याद रखिएगा जो टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस होती है एपिडिडाइमस, ठीक है ना। जैसे मैं आपको डायग्राम में बताऊं, ये जो आपको दिख रहा है हेड ऑफ द एपिडिडाइमस, शुरुआत यहां से हो रही है ना। तो ये एपिडिडाइमस, ये जो वासा एफरेंसिया जो होती है ये एपिडिडाइमस में मिक्स हो रही हैं। और एपिडिडाइमस होता है इट इज द टेम्पररी साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन। अभी आगे मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। इट एक्ट एज टेम्पररी साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन। थोड़ा सा यहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन होता है। वैसे फुली मैच्योर्ड वो सेमिनिफरस ट्यूबुल से जब वो रिलीज होके आते हैं, सर्टोली सेल से वो डिटैच होके आ रहे हैं वहां से न्यूट्रिशन लेके, उसके बाद में ये एपिडिडाइमस में जब पहुंचते हैं तो थोड़ा सा और इनके अंदर प्रॉपर्ली मैचुरेशन हो जाता है। कोई भी अगर स्पर्म जैसे इमेच्योर्ड कंडीशन में रहता है, दे बिकम फुली मैच्योर्ड, है ना, जब वो एपिडिडाइमस के अंदर आता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंस जिसको बोल रहे हैं, जिसको डक्टस डिफरेंस के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा डक्टस डिफरेंस या वासा डिफरेंस, है ना, वासा डिफरेंसिया यानी वो डक्ट को ही बोला जा रहा है। ये जो एपिडिडाइमस होते हैं, यहां तक एपिडिडाइमस हुआ, ये हेड ऑफ द एपिडिडाइमस शुरुआत वाला पार्ट है ना बेटा, और ये लास्ट वाला पार्ट हुआ। इसके भी 3 पार्ट अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं अपन। और ये यहाँ पर वासा डिफरेंसिया आ गई, जिसको अपन डक्टस डिफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये जो याद रखिएगा वासा डिफरेंसिया असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए जब अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम पढ़ते हो तो क्या यूरिनरी ब्लैडर बनाया जाता है, राइट। इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर जो बनाया जाता है, तो इसके ऊपर की तरफ ये यहाँ पर ये मिक्स हो रही है, इसमें ओपन नहीं हो रही, इसके पोस्टीरियर साइड से होते हुए और फिर ये नीचे की तरफ एक्सेसरी ग्लैंड्स के पास में आती है, ठीक है ना, जिसको अपन इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन ये कंटेंट थोड़ा सा आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है बच्चों यहाँ पर, कि जैसे हमने बोल दिया कि स्पर्म जो सिंथेसाइज होके या सिक्रीट होके ये रेटी टेस्टिस में आए, देन वासा एफरेंसिया में आ गए, सेमिनिफरस ट्यूबुल से वासा एफरेंसिया पहुंचे थ्रू रेटी टेस्टिस एंड वासा एफरेंसिया अटैच्ड विद द एपिडिडाइमस। अब ये एपिडिडाइमस के अंदर जाता है, और एपिडिडाइमस एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होता है एक्सेसरी डक्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आप याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट अच्छी तरीके से, ऑन द इनर वॉल ऑफ द टेस्टिस हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट, जिसको अपन एपिडिडाइमस के नाम से हाईली कॉइल्ड पोर्शन में पाया जाता है। इस तरीके से एकदम हाईली कॉइल्ड पोर्शन, इस तरीके से हाईली कॉइल्ड पोर्शन एपिडिडाइमस का पाया जाता है। ये हेड रीजन होता है, ये इसका मिडिल रीजन होता है, और बच्चों ये इसका टेल रीजन होता है ना। इसके 3 पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। 4 to 6 मीटर याद रखिएगा। इसकी लेंथ देखो बहुत ज्यादा होती है, नैरो होता है ये, अगर नैरोवर की बात करें 0.4 mm ओनली ये ट्यूबुल्स होते हैं ना।
विच लाई कॉम्पैक्टेड along द टेस्टिस, कॉम्पैक्टेड होते हैं पूरी तरीके से, एंड अपर एंड टू द लोअर साइड, ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे तक ये जाते हैं। पार्ट्स की जब अपन बात करेंगे, एपिडाइमस की जो पार्ट्स होते हैं बेसिकली बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। अगर एनसीईआरटी लेवल पे अपन जाएंगे तो एपिडाइमस को केवल एपिडाइमस बोला जाता है, और बस एक लाइन वहां पे याद रखनी है कि इट इज द टेम्पररी साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। बट थोड़ा सा अपन यहाँ पे डेप्थ डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो एपिडाइमस के बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका, अपर जो पार्ट होता है इसको अपन एपिडर्मिस हेड के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपोड एपिडर्मिस। जो हेड रीजन होता है इसका, हम उसको कैपोड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले स्पर्म जो एंट्री करेंगे वो कैपोड पार्ट में करेंगे, उसके बाद में कार्पस, जो बीच वाला जो पार्ट होता है मिडिल, यानी कार्पस एपिडर्मिस, और लास्ट में होता है बच्चों इसको अपन हम कोडा एपिडर्मिस के नाम से। तो कैपोड, कार्पस एंड कोडा, ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। कैपोड, कार्पस एंड कोडा, ये 3 पार्ट होते हैं एपिडिडाइमिस के, है ना। जब अपन इसके हेड रीजन की बात करेंगे, यानी कैपोड एपिडिडाइमिस की जब अपन बात करेंगे, तो स्पर्म्स अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड एक्वायरिंग इंक्रीज्ड फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। जो कैपेसिटी होती है, यानी ये जो अपर जो पार्ट होता है, जैसे ही वासा एफरेंसिया से स्पर्म एपिडिडाइमस के अंदर जब एंटर करते हैं तो फर्स्ट पार्ट आता है, दैट इज कैपोड एपिडिडाइमस, है ना। और इन दिस पार्ट द स्पर्म अंडरगो द फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एक्वायरिंग द इंक्रीज मोटिलिटी एज वेल एज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, है ना। उनकी जो प्रॉपर जो मोटिलिटी इंक्रीज होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि टेम्पररी मैच्योरेशन होता है। अगर थोड़ा सा अगर मैच्योर्ड कंडीशन में स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स, तो वो थोड़े से मैच्योर्ड होते हैं वहां पे, है ना। और उनकी जो प्रॉपर जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है, ये भी यहां से एनहांस होती है, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस इज एसेंशियल फॉर द फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड आल्सो इंक्रीज द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म? कैपोड एपिडिडाइमस, कार्पस एपिडिडाइमस, कोडा एपिडिडाइमस, या नन ऑफ दीज? तो हमारा आंसर क्या होगा? कैपोड एपिडिडाइमस, यानी हेड पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट यहां पे, उसके बाद में स्पर्म पास डाउन इनटू द टेल रीजन, लास्ट में जाएंगे, वेयर दे आर स्टोर्ड फॉर द शॉर्ट पीरियड बिफोर एंटरिंग द वासा डिफरेंशिया। तो वासा डिफरेंशिया में एंटर होने से पहले थोड़ा सा उनका टेम्परेरी वो स्टोर भी वहां पे होते हैं, वही मैच्योरेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। इन एपिडिडाइमस द स्पर्म्स आर स्टोर्ड फॉर द फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज टिल सेंट आउट टू द इजैकुलेशन, यानी इजैकुलेशन से पहले कुछ घंटे या कभी कभी कुछ दिन तक भी वहां पर जो स्पर्म्स होते हैं वो स्टोर बने रहते हैं ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ हैं। स्पर्मेटोजोआ को बेसिकली अपन स्पर्म्स के नाम से भी जान रहे हैं, मेल गैमेट्स। दीज आर प्रोड्यूस्ड वेयर इजैकुलेशन टेक प्लेस, यानी जब इजैकुलेशन हो रहा है ना, वेदर, यानी spermatozoa are produced whether ejaculation take place or not. Spermatozoa not ejaculated, अगर मान लो अगर spermatozoa अगर यहां से ejaculate नहीं हुए, याद रखिए बेटा बहुत अच्छी तरीके से, spermatozoa यानी स्पर्म्स अगर यहां से ejaculate अगर नहीं हुए, मतलब आगे पास नहीं हो रहे हैं, तो they get reabsorb in the vasa differentia, है ना। वो वासा डिफरेंशिया में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद में एपिडाइमस शो द पेरिस्टालिसिस, एक प्रकार का मूवमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। पेरिस्टालिसिस या सेगमेंटिंग जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक इंटरवल टाइम पे होता रहता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो टेस्टिस से दूर चले जाते हैं, है ना। आगे जाके जो फॉरवर्ड मूव डायरेक्शन जो जा रही है, आगे जब मूव कर रहे हैं ड्यू टू द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट टेक प्लेस इन द एपिडाइमस, है ना। याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। टेस्टिस एंड एपिडाइमस को दोनों को मिलकर बेटा क्या बोला जाता है? एपिडाइमस और टेस्टिस दोनों को मिला के टेस्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। एक वर्ड यूज किया जाता है बच्चों, टेस्टिकल। एक वर्ड कौन सा यूज किया जाता है? टेस्टिकल। तो याद रखिएगा टेस्टिकल जो है इसका मतलब टेस्टिस एंड एपिडाइमस कंबाइंस टुगेदर। जब इनको दोनों को कंबाइंडली हम एक साथ बोलेंगे तो हम इसको टेस्टिकल के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा एपिडाइमस का जो कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्ट यहां से पॉइंट बन जाते हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट था, स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो था, मैंने आपको बता दिया, यानी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की डक्ट, यानी डक्ट ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल ओपन इनटू द वासा एफरेंसिया थ्रू द रेटी टेस्टिस
वासा एफरेंसिया अटैच्ड विद द एपिडिडाइमस, तो स्पर्म ट्रांसपोर्टिंग इनटू द एपिडिडाइमस, है ना। एपिडाइमस के तीनों पार्ट हेड रीजन में जाएंगे, मिडिल में, और फाइनली टेल रीजन पे जाते हैं, और देन टेल रीजन कनेक्टेड विद द वासा डिफरेंशिया, है ना। और वासा डिफरेंशिया से बच्चों फिर इजाकुलेटरी डक्ट होती हैं, इजाकुलेटरी डक्ट से होते हुए फिर जो स्पर्म्स होते हैं वो यूरेथ्रल पार्ट में जाएंगे, और यूरेथ्रल पार्ट से होते हुए फिर वो सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा फिर वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंट्री करते हैं। तो दिस इज द पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं सेक्सुअल ऑर्गन में, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन, कोइटस ऑर्गन, या जिसको अपन ये कॉपुलेटरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब, जेनिटल ऑर्गन का मतलब सेक्सुअल ऑर्गन जो एक्सटर्नली है इन पेल्विक रीजन, है ना। तो उसको अपन ये एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल एक कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ पे बना होता है, इरेक्शन टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, यानी एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी पेनाइल पेनिकल इरेक्शन की वजह से फिर वो फाइनली प्रॉपर्ली इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। इज दैट क्लियर। एनलार्ज डिस्टल एंड, इसका जो लास्ट का जो एक डिस्टल एंड जो पाया जाता है, एक प्रोक्सिमल एंड होता है, एक डिस्टल एंड होता है। प्रोक्सिमल एंड तो अंदर की तरफ ही होगा, बाहर की तरफ इसका डिस्टल एंड हुआ, जिसको अपन ग्लेंस पेनिस के नाम से जानते हैं। इट इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड द फोर स्किन। याद रखिए बच्चों, इसको अपन फोर स्किन के नाम से जानते हैं। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर होती हैं, यानी चाहे वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें, चाहे वो अपन टेस्टिस की बात करें, अगर ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है तो नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, बट इन केस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेस्टिस रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल टाइम पीरियड के टाइम पे जो टेस्टिस होते हैं वो इनसाइड द एब्डोमिनल ही पाए जाते हैं फीमेल के अंदर, है ना। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, यानी मेल फीटस जब ग्रो करता है फीमेल के अंदर, मदर के अंदर जब मेल फीटस ग्रो करता है, तो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टिल 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 7वें महीने तक जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर ही होते हैं। दैट मीन्स इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर होती है। बट आफ्टर दैट, उसके बाद में जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन से बाहर आते हैं। एक एक्स्ट्रा इंट्रा एब्डोमिनल कंडीशन कन्वर्टेड इनटू एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, वो फिर पेल्विक रीजन में आते हैं, है ना। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं, इसलिए अपन टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बट अप टू द प्रेगनेंसी पीरियड में, अप टू 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, टेस्टिस रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ फीटस। सो इन दैट कंडीशन वी रिफर्ड एज इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, है ना। और अगर मान लीजिएगा कभी कभी जैसे सस्पेंड अगर नहीं हो पा रहे, बाहर की तरफ आके स्क्रोटम में अगर सस्पेंड नहीं हो पा रहे, यानी टेस्टिस रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन ऑफ फीटस इवन आफ्टर 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, दे डू नॉट डिसेंड इनटू द टेस्ट स्क्रोटम, स्क्रोटम में वो डिसेंड नहीं हो पा रहे हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोर्चिड्ज्म। याद रखिएगा बच्चों, उस कंडीशन को हम एक और एक नाम से जानते हैं, CRYPTORCHIDISM, क्रिप्टोर्चिड। एक प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन होती है ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बच्चों ये क्रिप्टोर्चिडिज्म की कंडीशन आती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी डक्ट्स को हमने पढ़ लिया। एक्सेसरी डक्ट्स आप याद रखिए, कभी कभी जैसे एक लास्ट ईयर क्वेश्चन था, बिफोर लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन की फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द पाथवे ऑफ द स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन का पाथवे तो आप याद रखिएगा, मैंने अभी आपको जो 4-5 पॉइंट बताए हैं उसके थ्रू आपको ये कंक्लूड करना है। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स को बच्चों हम सेक्सुअल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं ना। ये जो सेक्सुअल ग्लैंड्स होती हैं, 3 प्रकार की सेक्सुअल ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसाइकल, पेयर्ड होती है, और बच्चों ये लार्जेस्ट होती हैं, पेयर्ड एंड लार्जेस्ट। ये जो सेमिनल वेसाइकल्स हैं ये पेयर्ड ग्लैंड मानी जाती हैं, पेयर्ड हैं, और ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। यानी सेक्सुअल ग्लैंड्स में एक्सेसरी ग्लैंड्स यानी एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड्स होती हैं, इनमें लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है ना। और इनका जो सिक्रीशन जो होगा वो अराउंड 60% जो सिक्रीशन होता है सेमिनल फ्लूइड का, वो इन्हीं सेमिनल वेसाइकल्स के द्वारा ही होता है। अब इनसे क्या सिक्रीट होता है वो अभी अपन नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी जो ग्लैंड होती है एक अनपेयर्ड फॉर्म में पाई जाती है,
प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड अनपेयर्ड, हम इसको अनपेयर्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं बच्चों, है ना, दिस इज अनपेयर्ड ग्लैंड, है ना। एक लोबुलर होती है, इसमें 5 लोब्स पाए जाते हैं, लोबुलर यानी 5 लोब्स होते हैं इसके अंदर। और तीसरे प्रकार की जो एक्सेसरी जो ग्लैंड होती है उसको अपन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से ये पेयर्ड होती है। एक तो अपन बोलेंगे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ये मानी जाती है। और हम इसको एक और नाम से जानेंगे, काउपर्स ग्लैंड। ओके, तो बच्चों हम इसको काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इन तीनों का जो सिक्रीशन होगा, ये जो तीन जो ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड मानी जाती है, तीनों जो ग्लैंड होती हैं, इनका जो सिक्रीशन होता है उसको अपन सेमिनल प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, है ना। और तीनों ग्लैंड की जो पोजीशन होती है वो आपको इस तरीके से याद रखनी है। जैसे बल्बो यूरेथ्रल तो इस तरीके से मानी जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बच्चों को इस तरीके से, इसमें 5 लोब्स आ जाते हैं। और सेमिनल वेसाइकल्स इस तरीके से होती हैं, ये सेमिनल वेसाइकल्स है ना, याद रखिए बच्चों, इनको अपन सेमिनल वेसाइकल्स के नाम से जानते हैं। ये यूरेटर जो कि एक्सक्रीटिव सिस्टम का पार्ट, ये यूरिनरी ब्लैडर जो कि एक्सक्रीटिव सिस्टम का पार्ट है, इसके पोस्टीरियर साइड पे है ना, ये याद रखिएगा यहाँ पर। और यहां से फिर ये बल्बो यूरेथ्रल होती है, यहीं से ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी इसी से यहां से ओरिजिनेट होता है, क्लियर। और यहीं पे आगे इनमें जो इस जगह पे जो मिक्सअप होता है, ये एक यूरेथ्रल, ये जो वासा डिफरेंशिया का जो जंक्शन होता है इस जगह पे, तो यहां से ही ये वासा डिफरेंशिया, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के डायग्राम में ये चीज पढ़ाई हुई थी। ये टेस्टिस यहाँ पे, और बच्चों ये यहाँ पे क्या है, वासा डिफरेंशिया, डक्टस डिफरेंस भी बोल रहे हैं। और ये फिर ओपन हो जाते हैं यहाँ पर, जिस जगह पर सेमिनल ये वेसाइकल्स, सेमिनल वेसाइकल्स ओपन होती हैं, वहां ओपन होती है ना। और फिर यहाँ से ये फिर सेमिनल फ्लूइड होता है, वो आगे जाके ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो बच्चों ये जो पोजीशन जो होती है यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे अपर पार्ट पे अपन बात करेंगे, अपर साइड पे तो कौन सी है, ये वाली सेमिनल वेसाइकल्स, इनको अपन बोलेंगे सेमिनल वेसाइकल्स। ये वाली जो ग्लैंड मानी जाती है, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। और बच्चों ये जो ग्लैंड मानी जाती है, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल, जिसको अपन काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं ना। ये पॉइंट याद रखिएगा अच्छी तरीके से। और तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को अपन बोलते हैं बेटा, एक्सेसरी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है दैट इज कॉल्ड द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। याद रखिएगा, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर और भी कंटेंट होते हैं, लेकिन मेन जो कंटेंट होते हैं वो क्या है, फ्रक्टोज, जो कि एक प्रकार का एक फ्यूल ऑफ द स्पर्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्पर्म्स के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, एनर्जी के लिए जरूरी होता है। कैल्शियम जो होता है वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ एंजाइम्स होती हैं जो इसकी एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं ना, तो ये याद रखिएगा। और ये लुब्रिकेट भी करता है, हेल्प इन द सेमिनल प्लाज्मा, हेल्प इन द लुब्रिकेशन है ना ऑफ सेमिनल फ्लूइड, उसको लुब्रिकेट करने में भी हेल्प करता है। और एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि सेमिनल जो प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा ये कहां से आ रहा है बच्चों, यहां से सेमिनल जो एक्सेसरी जो ग्लैंड्स होती हैं यहां से तो आ रहा है सेमिनल प्लाज्मा। और टेस्टिस से होते हुए यहां से जो आ रहे हैं स्पम्स, तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पम्स, अगर इसको स्पम्स को भी अगर इसमें ऐड कर दें अपन, सेमिनल प्लाज्मा और स्पम्स को ऐड कर दें, तो ये जो कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा दैट इज कॉल्ड द सेमिनल फ्लूइड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, सेमिनल फ्लूइड, या अपन इसको बोलेंगे सीमेन, या इसको अपन सेमिनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं ना। और अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको कट कर दिया जाए, वासा डिफरेंस अगर यहाँ पे कट होगी, तो फिर क्या होगा कि सेमिनल फ्लूइड के अंदर यानी स्पर्म लेस पार्ट होगा, उसके अंदर स्पर्म्स नहीं पाए जाएंगे ना। जैसे एक प्रकार का स्टरलाइजेशन या अपन बोलेंगे एक प्रकार की जो
टर्मिनल ये जो माना जाता है, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी आपने कभी सुने होंगे, 9th-10th में आपने पढ़े होंगे। तो वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है? वैसेक्टोमी यानी मेल के ये इसको कट कर दिया जाता है ना, कट करके इसको टाइड अप बांध दिया जाता है। तो अब क्या हुआ, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में ये सेमिनल प्लाज्मा तो रिलीज होगा बट इसके अंदर स्पर्म्स नहीं जाएंगे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं हो पाते फीमेल के अंदर, है ना। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्सेसरी जो ग्लैंड्स होते हैं, इनका थोड़ा सा हमें डिस्क्रिप्शन हमें याद रखना है कि एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, 3 प्रकार की एक्सेसरी ग्लैंड्स, इनके क्या सब्सटेंस होती हैं, है ना, और क्या उनके फंक्शन होते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। Substance which are secreted by the accessory reproductive glands do not form gametes but help in the reproduction। यानी एक्सेसरी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है ये गैमेट्स को फॉर्म नहीं करता, बिकॉज गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड्स, और एक्सेसरी ग्लैंड्स से कोई स्पर्म्स का या गैमेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बट दे असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो ग्लैंड्स होती हैं वो असिस्ट करती हैं, सपोर्टिव फंक्शन दे रही हैं, यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं। तो ये जो सेमिनल जो वेसाइकल्स होती हैं, सेमिनल वेसाइकल की जब अपन बात करेंगे तो इट इज फॉर्म्ड बाय द वॉल्फियन डक्ट ऑफ द एम्ब्रियो। बहुत अच्छी तरीके से बच्चों याद रखना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये बन जाती है, यानी जब मेल एम्ब्रियो होता है, प्यूबर्टी की हम बात नहीं कर रहे, यानी बर्थ से भी पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है मेल में, तो एक वॉल्फियन डक्ट बनती है ना, एम्ब्रियो की वॉल्फियन डक्ट होती है, उसी वॉल्फियन डक्ट से ये सेमिनल वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ सेमिनल वेसाइकल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन द मेल, एम्ब्रियोनिक ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो उस डक्ट को अपन क्या बोलेंगे, वॉल्फियन डक्ट के नाम से जानते बेटा, है ना, याद रखिएगा। और इंटरनली इट इज लाइंड बाय द ग्लैंडुलर एपिथेलियम विच सिक्रेट द सेमिनल फ्लूइड। और ये जो सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं इनके अंदर भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इट इज द टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल, जो कि सिंगल लेयर एक टिश्यू होता है, दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एज वेल एज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। तो ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम यहाँ पे है ये सेमिनल वेसाइकल्स में पाई जाती है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती है ना। और इसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होती हैं वो लुब्रिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होती हैं जो कि सेमिनल फ्लूइड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं ना। और अभी मैंने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूटिंग सेमिनल वेसाइकल्स कंट्रीब्यूट 60 to 70%, यानी 2/3 जो पार्ट जो सेमिनल फ्लूइड का होता है वो सेमिनल वेसाइकल्स के द्वारा ही होता है। तो सीमेन का जो टोटल सीमेन का यानी जो 60 to 70% जो पार्ट होगा, तो बच्चों वो सेमिनल वेसाइकल्स का ही माना जाता है। स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड होता है ये, 7 जो न्यूट्रल पीएच होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, अराउंड हम बोल सकते हैं ब्लड पीएच के आसपास ही माना जाता है ये। ब्लड पीएच 7.4 होती है, ये 7.3। तो सेमिनल वेसाइकल्स का जो सिक्रीशन होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। कंटेंट की जब अपन बात करेंगे तो इसमें मेन जो कंपोनेंट होता है दैट इज द फ्रक्टोज, इट इज फाउंड इन द सेमिनल फ्लूइड। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिक्रीशन माना जाता है वो बच्चों फ्रक्टोज होता है ना, एक प्रकार की मोनोसैकेराइड होती है जिसको अपन फ्रूट शुगर या लेवुलोज शुगर के नाम से जानते हैं। एंड इट इज द फ्यूल ऑफ द स्पर्म दैट प्रोवाइडिंग द एनर्जी for the activity of sperm that help in the that assist in the process of fertilization within the ampullary stomach junction of fallopian tube. Is that clear? नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे एक फिब्रिनोलाइसिन, एक एंजाइम होता है फिब्रिनोलाइसिन, एक ये प्रोटीन है। फिब्रिनोलाइसिन का भी प्रोडक्शन यहाँ से होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है ना, फिब्रिनोजन, सॉरी फिब्रिनोलाइसिन नहीं, फिब्रिनोजन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है ना, जो क्लॉटिंग से रिलेटेड मानी जाती है। हालांकि में इसका यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं माना जाता। एक प्रोस्टाग्लैंडिन जो मॉलिक्यूल होता है एक प्रकार का वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इट इज अ टाइप ऑफ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? और बच्चों वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर आर दोज मॉलिक्यूल्स that constrict to the blood vessels as well as smooth muscles thereby increase the blood pressure, है ना। यानी वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और इसके साथ साथ में मसल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करते हैं। और अगर इनकी सिक्रीशन ज्यादा होती है तो ब्लड प्रेशर भी एनहांस होता है, वो भी नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन लेकिन यहाँ पे क्यों प्रोड्यूस होता है, एक रीजन ये होता है
प्रोस्टाग्लैंडिन जो यहाँ पे जो पाया जा रहा है, इट असिस्ट इन द मायोमीट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब इंसेमिनेशन के बाद में सेमिनल फ्लूइड जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी जब एंट्री करेगा, तो वहां पर जो स्पर्म्स होंगे वो अपने आप मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पर्म मैच्योर तो हैं लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती हैं, वो एक्टिवेट फॉर्म में नहीं होंगे, तो वो फिर आगे जाके मूव कैसे करेंगे, यानी फैलोपियन ट्यूब में कैसे पहुंचेंगे। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन मॉलिक्यूल क्या करेगा, यूट्रस की मायोमीट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से स्पर्म ट्रांसपोर्टिंग टूवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब बाय द मायोमीट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, और उस कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करने वाला बेटा यहाँ पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है। जैसे अलग अलग आपने पढ़े होंगे, कुछ मॉलिक्यूल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स वैसोडाइलेटर होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन वैसोडाइलेटर होता है जो एलर्जेटिक सब्सटेंस माना जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे सिट्रिक एसिड, ये हुआ इनोसिटॉल एंड प्रोटीन्स, बहुत सारी इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, इनोसिटॉल मॉलिक्यूल होता है, सिट्रिक एसिड यहाँ पे भी होता है जो पीएच को भी मेंटेन करता है यहाँ पर, है ना, और इसकी जो एक प्रकार की जो एसिडिटी होती है उसको भी यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेगा, सेमिनल फ्लूइड की उसको भी मेंटेन करेगा, है ना। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड, याद रखिएगा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इसको हम प्रोस्टेटिक ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे भी मैंने आपको डायग्राम में शो करके बताई हुई थी, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जैसे ये देखो यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, एक अनपेयर्ड होती है, अभी मैंने आपको बताया था इसमें पेयर्ड नहीं होते, अनपेयर्ड होती है, लेकिन लोब्स होते हैं इसमें बेटा, 5 लोब्स होते हैं। ये भी एक एल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, ये भी एक एल्कलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन, एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन उसको हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं, जो कि मिल्की थिक एंड जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना। और ये बच्चों अप्रोक्स 30% पार्ट सेमिनल फ्लूइड का 30% पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन ही माना जाता है, दैट हेल्प इन द स्पर्म एक्टिवेशन, ये बच्चों स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कैल्शियम का जो सिक्रीशन होता है बेटा वो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही होता है, ये कैल्शियम स्पर्म के एक्टिवेशन को प्रमोट करता है। इज दैट क्लियर? सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, अब जैसे यहाँ पे अपन बात करेंगे सिट्रिक एसिड हुआ, सिट्रिक एसिड यहां से भी होता है, याद रखिएगा ये कॉमन है यहाँ पर, कैल्शियम फॉस्फेट, कुछ क्लॉटिंग एंजाइम्स एंड फिब्रिनोलाइसिन एंजाइम्स है ना, मैंने भी आपको बताया था कुछ एंजाइम्स, और ये कैल्शियम एंड सिट्रिक एसिड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद में फिब्रिनोलाइसिन की वजह से, फिब्रिनोलाइसिन जो एंजाइम होता है, सीमेन अगेन लिक्विफाई एंड इन दिस सीमेन नाउ द स्पर्म्स कैन मूव, यानी ये थोड़ा सा उसको लिक्विफाई करता है ये फिब्रिनोलाइसिन, जिसकी वजह से स्पर्म्स का वो मूवमेंट होता है वो तेजी से शुरू हो जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द काउपर्स ग्लैंड, है ना, तीसरे प्रकार की जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड होती है, दैट इज द काउपर ग्लैंड, जिसको अपन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इट इज अ पेयर ऑफ ग्लैंड, पेयर्ड, इसकी नेचर पेयर्ड है, लेटरल साइड ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के जस्ट लेटरल साइड में पाई जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, अभी मैंने आपको बताया था काउपर्स ग्लैंड को ही हम, यानी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड, है ना। इट इज सिचुएटेड इन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, यानी जो पीछे वाला जो पार्ट होता है यूरेथ्रा का, मेम्ब्रेनस पार्ट जिसको बोला जा रहा है, वहां पे ये अटैच होती है, और जो ओपन होती है इनटू पेनाइल यूरेथ्रा, थोड़े आगे जाके ये फिर ओपन होती है, और एक ट्रांसपेरेंट सिल्मी सब्सटेंस, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक फ्लूइड होता है ना, पीएच 7.2 होती है, ये प्रोड्यूस करती है। एंड ये जो फ्लूइड होता है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे थोड़े से एक्साइटमेंट को भी प्रमोट करेगा, एंड इट लुब्रिकेट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्लियर। एंड इट डिस्ट्रॉय, ये जो फ्लूइड होगा, ये पॉइंट याद रखें, डिस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करेगा, क्लीन करेगा, जिसकी वजह से स्पर्म्स का मूवमेंट है बेटा वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्लियर, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो बच्चों ये 3 प्रकार की यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गई, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, है ना। तो एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड्स हमने 2 पार्ट यहाँ पे हमारे, यानी अपन बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ये 2 प्रकार के, एक्सेसरी डक्ट, सेकंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी डक्ट्स में मैंने आपको पढ़ा दिया
एक्सेसरी ग्लैंड्स को भी पढ़ा दिया ना, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा। अब पाथवे, ये मैंने ऑलरेडी वैसे बता रखा है आपको, पाथवे ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में ये जो सेमिनल फ्लूइड है, स्पम्स होते हैं, वो यहाँ पे गए, रेटी टेस्टिस से वासा फ्रेंसिया में गए, उसके बाद में फिर एपिडिडाइमस में आए, वहां से फिर वासा फ्रेंसिया में, देन इजाकुलेटरी डक्ट, और फाइनली एंटर इनटू द यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के बाद में ये जो स्पम्स होते हैं वो फाइनली इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी और कॉपुलेशन के टाइम। इज दैट क्लियर? ये पाथवे आप याद रखिएगा। अब हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ गया, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कंट्रोल पढ़ा हुआ था, अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल। तो बच्चों ये जो प्रोसेस होती है वो प्यूबर्टी से शुरू होती है। ये जो प्रोसेस मानी जाती है वो कहां से शुरू हो रही है? प्यूबर्टी से, है ना, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब 12-13 साल, यानी प्यूबर्टी जो एज होती है मेल के अंदर, वहां से ये शुरू हो रही है। सबसे पहले बच्चों क्या हुआ? हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, है ना। उसके बाद हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, जीएनआरएच, दैट इज द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने पिट्यूटरी को प्रमोट किया, और पिट्यूटरी से बच्चों यहाँ पे ये गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब कर देता हूं अच्छी तरीके से। जैसे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की जब अपन बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो ये हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट हुआ। ध्यान से समझेंगे आप लोग, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ है ना, इस सेंसरी सिग्नल्स मिल जाते हैं प्यूबर्टी के बाद में, ये सिग्नल्स मिले, हाइपोथैलेमस क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ। और हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन यहां से रिलीज किया, और बच्चों उस हार्मोन को अपन बोलेंगे जीएनआरएच। जीएनआरएच आपने पढ़ा होगा ये, यानी गोनाडोट्रोपिन, 11th में इसको पढ़ा जाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ना, जीएनआरएच। ये जो हार्मोन होगा बेटा यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट एक्ट्स अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको अपन एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, उसको ये हार्मोन क्या करेगा? प्रमोट करेगा, ठीक है ना। और यहां से फिर जो दो हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, एक तो FSH, दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा यहां से प्रोड्यूस होगा ICSH। एनसीईआरटी में इसको बोला जाता, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, याद रखिए एक ही बात है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या अपन इसको बोलेंगे ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? ये जो दोनों हार्मोन है यहाँ पर, ICSH और FSH, ये दोनों के दोनों हार्मोन ये बच्चों प्रमोट करेंगे टेस्टिस को। टेस्टिस को ये दोनों हार्मोन प्रमोट करेंगे, और यहां से फिर टेस्टिस के अंदर बेटा अलग अलग प्रकार की सेल्स को ये प्रमोट करेंगे। यानी याद रखिएगा, एक तो सर्टोली सेल, जिनको अपन सस्टेंटिकुलर सेल्स के नाम से जानते हैं, है ना, और एक होगी यहां पर इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स। ये दोनों सेल्स को यहां पे एक्टिवेट करेंगे, है ना। अलग अलग भी आप याद रखिएगा। FSH जो होगा, FSH तो एक्टिवेटर सर्टोली सेल्स का माना जाता है, और ICSH होता है बेटा वो लीडिंग सेल्स का एक्टिवेटर माना जाता है। लीडिंग सेल्स का एक्टिवेटर क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ICSH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स को प्रमोट करेगा। वेयर एज जो FSH जो हार्मोन होगा, इट प्रमोट द सर्टोली सेल्स। अब आगे जाके ये सर्टोली सेल्स होंगी, नेक्स्ट पॉइंट पे जब अपन बात करेंगे, तो सर्टोली सेल्स का जब आगे अपन फंक्शन की बात करेंगे, तो यहां से 3 प्रकार के सब्सटेंस को ये रिलीज करेंगे। सर्टोली सेल सबसे पहले तो न्यूट्रिशन, यहां से न्यूट्रिशन
होगा और ये न्यूट्रिशन बच्चों असिस्ट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अपन बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन असिस्ट इन द स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, है ना। तो आप याद रखिएगा एफएसएच हार्मोन, क्योंकि एफएसएच सर्टोली सेल्स को कर रहा है। कौन सी सेल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी डायरेक्टली सपोर्ट टू द स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन सिक्रीशन। तो याद रखिएगा सर्टोली सेल, जिनको अपन न्यूट्रिटिव सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स या बेटा इनको नर्स सेल्स के नाम से जानते हैं ना। लीडिंग सेल्स की जब अपन बात करेंगे यहां पर, ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं इनसे जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा, अच्छा दूसरा एक तो न्यूट्रिशन हुआ, एक पॉइंट याद रखिएगा यहां पर एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सर्टोली सेल से प्रोड्यूस होगी, और एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा इनहिबिन, एक प्रकार का इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिटरी प्रोटीन या इनहिबिटरी फैक्टर, इनहिबिन हार्मोन या इनहिबिटरी फैक्टर। ये जो इनहिबिन होगा बेटा ये एफएसएच का इनहिबिटर माना जाता है, यानी इस एफएसएच को क्या करेगा ये इनहिबिट करेगा। इनहिबिन जो होगा वो एफएसएच का इनहिबिटर। यहां पे क्वेश्चन बनता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल के टाइम पे जो इनहिबिन होता है सर्टोली सेल का, वो कौन से गोनाडोट्रोपिन का इनहिबिटर माना जाता है? इनहिबिन सब्सटेंस व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल that directly inhibit the activity of a gonadotropin is called as ICSH, FSH, both of these, none of these। तो हमारा बच्चों आंसर क्या होगा? FSH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है FSH होता है, वो इनहिबिन से इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिन होता है ये FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे हम बात करेंगे एक लीडिंग जो सेल्स होती हैं बच्चों, इन लीडिंग सेल से जो केमिकल जो सब्सटेंस होता है उसको अपन बोलेंगे कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होगा बेटा ये क्या करेगा, और टेस्टोस्टेरोन को प्रमोट करेगी ये एबीपी प्रोटीन। तभी तो अपन इसको एंड्रोजन बाइंडिंग, एक ऐसी प्रोटीन जो एंड्रोजन के साथ बाइंड अप करती है। एंड्रोजन का मतलब टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंडिंग करने वाली प्रोटीन को हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इट कंसंट्रेट टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना, उसको कंसंट्रेट करेगी। अब क्या होगा यहां पर, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन आप यहां पे लिखेंगे, यानी इन्फ्लुएंसिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बेटा जो प्यूबर्टी स्टेज पर जो आते हैं, सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको ये प्रमोट करेगा, है ना। जैसे गैमेट फॉर्मेशन भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डेवलप होते हैं, है ना। जैसे थोड़ी सी मस्कुलर ग्रोथ भी डेवलप होती है यहाँ पर, या गैमेट्स का प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं अपन, है ना। और एक इसके अलावा अपन बोलेंगे जैसे कि प्यूबिक हेयर्स का फॉर्मेशन होना, या अपन बात करेंगे पेनाइल जो रीजन होता है, एक पेल्विक रीजन होता है, वो प्रॉपर्ली डेवलप होना। एक सेकेंडरी जो एक्सटर्नल जो जेनिटलिया जो पार्ट है, या अपन बोलेंगे रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स होती हैं उनका प्रॉपर्ली डेवलप होना और उनका प्रॉपर्ली फंक्शन करना, है ना। तो ये टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो असिस्ट इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी आपको याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी असिस्ट करते हैं, यानी स्पर्म फॉर्मेशन को भी ये प्रमोट करेगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, दिस कॉन्सेप्ट इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? प्यूबर्टी के टाइम पे हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी hypothalamus get activated that release the gonadotropin releasing hormone, it is also called GnRH or GnRF, यानी फैक्टर भी होता है ये। it acts upon the anterior pituitary gland for the secretion of gonadotropin. One is follicle stimulating hormone, another is interstitial cell stimulating hormone, and these both hormone of anterior pituitary gland acts upon the टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर दो अलग अलग सेल्स पे प्रमोट करेंगे। एफएसएच प्रमोट सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, वेयरएस आईसीएसएच प्रमोट द लीडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस। और सर्टोली सेल्स होंगी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी फॉर द डेवलपिंग स्पर्म, एबीपी प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन,
एक इनहिबिन सब्सटेंस से प्रोड्यूस करेंगी जो कि एफएसएस का इनहिबिटर माना जाता है। और लीडिंग जो सेल्स होती हैं ये केवल एक ही फंक्शन करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में सपोर्ट के साथ साथ ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को स्टिमुलेट करता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इज दैट क्लियर? सो दिस कॉन्सेप्ट अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमने अभी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा हुआ, अभी हमने इवेंट्स को क्लियर नहीं किया। अभी हमारी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसको भी आगे पढ़ेंगे, क्या होती है, किस तरीके से गैमेट्स बनती हैं, गैमेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओवम का क्या स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी सेकंड जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे मैंने बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दो पार्ट थे, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन दो पार्ट माने जाते हैं। उसी तरीके से यहां पर फीमेल में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन माने जाते हैं। तो प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन माना जाता है बेटा, अ पेयर ऑफ ओवरी, ये भी पेल्विक रीजन में, लेकिन जो ओवरी जो वाला जो पार्ट ये इनसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमिनल यानी इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर मानी जाती है ना। याद रखिएगा टेस्टिस होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी ऑर्गन माना जाता ऑर्गन है वो इंट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बट इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम a pair of ovaries located inside the abdominal cavity, so these are the intra abdominal structure. Is that clear? तो पेयर ऑफ ओवरी इसको अपन बोलेंगे बेटा यहां पर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन? यहां पे हम इसको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बच्चों इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट परफॉर्म द डुअल फंक्शन। याद रखिए बहुत अच्छी तरीके से, इसके दो फंक्शन होते हैं, ये दो फंक्शन यहां पे परफॉर्म करती है ओवरी। यानी पहला जो फंक्शन होगा वही मेल की तरह, मेल का प्राइमरी जो फंक्शन क्या था, गैमेट प्रोडक्शन, गैमेटोजेनेसिस, उसी तरीके से यहां पर गैमेटोजेनेसिस, और इस प्रकार की गैमेटोजेनेसिस को बच्चों बोलेंगे ओजेनेसिस, ओवम का फॉर्मेशन। और दूसरी जो प्रोसेस होती है यहां पर सेकेंडरी जो फंक्शन, मतलब एक और जो फंक्शन माना जाता है इसका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन का, हार्मोनल सिक्रीशन, हार्मोनल सिक्रीशन, राइट। तो एक तो ओजेनेसिस यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन, ये प्राइमरी प्रोसेस होती है, और इन ऑर्गन्स की यानी ओवरी का जो सेकेंडरी जो फंक्शन होता है वो हार्मोनल सिक्रीशन। और बच्चों यहाँ पे दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन होता है ओवरी से। फर्स्ट हार्मोन दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोजन, है ना, जो कि इसके अंदर जो फॉलिकल्स पाए जाते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होती हैं वहां से प्रोड्यूस होगा, है ना, उसकी थीका इंटरना सेल से। और दूसरा जो हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, राइट। और बच्चों प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होगा ये प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द कार्पस लूटियम। तो कार्पस लूटियम से ये ओवरी के अंदर ही कार्पस लूटियम एक स्ट्रक्चर बनती है, उससे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। प्रोजेस्टेरॉन वहीं से प्रोड्यूस होता है इनसाइड द ओवरी, है ना। तो बच्चों ये ओवरी के यहाँ पे दो फंक्शन, इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के नाम से, यानी प्राइमरी प्रोसेस को यही मेंटेन करती हैं। इसके अलावा यहां से अपन बात करेंगे सेकेंडरी ओवरी के अलावा, इसके बाद फिर यहाँ पे ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं। यानी दो तरह का, यहां पे मैंने आपको बता दिया कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये दो तरह का हुआ, एक तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में अ पेयर ऑफ ओवरी, और सेकेंडरी के अंदर बच्चों क्या आ जाएंगी, वही मेल में क्या थी, एक्सेसरी डक्ट प्लस एक्सेसरी ग्लैंड्स,
उसी तरीके से यहाँ पे सिमिलरली फीमेल के अंदर है ना। तो एक्सेसरी डक्ट, अब ये वाली जो पार्ट माना जाता है इसको अपन एक्सेसरी डक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ओविडक्ट, ओविडक्ट को अपन फेलोपियन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट है ना, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद में यूट्रस, जिसमें फीटस ग्रो करता है। उसके बाद सर्विक्स, देन वेजाइना, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर। तो बच्चों ये आप याद रखिए, सेकेंडरी ऑर्गन्स के सारे ये सेकेंडरी ऑर्गन्स में आ गए। इनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेसरी डक्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ग्लैंड्स भी होती है ना, तो ग्लैंड्स के अंदर मैं अभी आगे बताऊंगा, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना, ये एक्सेसरी डक्ट में आ गए। ये और भी हैं इसके अलावा, लेकिन यहाँ पे मेन 3 माने जाते हैं, वेजाइना, यूट्रस एंड ओविडक्ट। अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, ये जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं न्यूरिशमेंट के लिए जरूरी होते हैं न्यू यंग वंस के लिए, जो कि इनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है। ब्रेस्ट है ना, इनको अपन मेमरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्टली यानी अपन बोलेंगे मतलब इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, बिकॉज दे असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड डिलीवरी के बाद में लैक्टेशन प्रोसेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनको हम मतलब बोलते हैं कि ये इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन से अटैच माने जाते हैं, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड्स हो गई यहाँ पर, याद रखिएगा। और एक फ्लूइड को लुब्रिकेट करने वाली जैसे बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड्स होती हैं, इसमें मेल के अंदर काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल होती है, उसी की होमोलोगस फीमेल के अंदर बार्थोलिन्स ग्लैंड होती है ना, याद रखिएगा, BARTHO, इसमें बार्थोलिन। इसके अलावा एक ग्लैंड होते हैं जिसको बोलते हैं हम बार्थोलिन ग्लैंड, ये भी पेयर्ड होती है ना, वो भी फ्लूइड, एक लुब्रिकेटेड फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं दैट असिस्ट इन द कॉपुलेटरी एक्टिविटी, ठीक है। और ये जो है ऑल पार्ट्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एज वेल एज द चाइल्ड केयर। इसका मतलब बेटा समझिएगा आप लोग कि ओवरी जो होती है, यानी ओवरी का जो पार्ट है, ये जो ओवरी है सपोर्टेड इन द ओवुलेशन, यानी ओवम का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में ओवम यहां से रिलीज होगा, यानी गैमेटोजेनेसिस फॉलोड बाय द ओवुलेशन है ना, यानी रिलीज ऑफ ओवम या रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। तो ओवुलेशन ओवरी से रिलेटेड हुआ, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर, यानी फीटस की ग्रोथ हो रही है वहां पर, है ना बेटा। और उसके बाद में सर्विक्स के थ्रू यूट्रस से बाहर सर्विक्स शुरू हो गई, वहां से जिसको अपन बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं, दैट असिस्ट इन द चाइल्ड बर्थ पार्चुरेशन। और उसके बाद चाइल्ड केयर यानी लैक्टेशन प्रोसेस, यानी न्यूरिशमेंट, एक मिल्क प्रोडक्शन होना मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा। तो मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड विद द चाइल्ड केयर, सर्विक्स रिलेटेड विद द बर्थ, प्रेगनेंसी रिलेटेड विद द यूट्रस, फर्टिलाइजेशन रिलेटेड विद फेलोपियन ट्यूब, ओवुलेशन एंड गैमेटोजेनेसिस रिलेटेड विद द ओवरीज। ओके, तो ये बेटा यहाँ पे पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको अपन एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। जैसे इस डायग्राम के सेक्शन में थोड़ा सा आप देखिएगा, आउटर जो पार्ट माना जाता है यहाँ पे, जैसे ये पोस्टीरियर पार्ट, एनस वाला पार्ट जिसमें जीआई ट्रैक्ट ओपन होती है। इसके अलावा जो फ्रंट आगे वाला जो पार्ट माना जा रहा है, ये ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, इसको ऑरिफिस ओपनिंग कहा जा रहा है इसको। इसके हम लेबिया मेजोरा और माइनोरा, ये आउटर जो पार्ट है इसको मेजोरा के नाम से जान रहे हैं, प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं यहाँ पर। और ये इन साइड में, ये इसके इन साइड में बच्चों ये लेबिया माइनोरा है ना। एक लूज फोल्ड, ये एक क्लाइटोरियस एक स्ट्रक्चर होती है, क्लाइटोरिस, जो कि एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट को प्रमोट करता है। ये इसके अपर साइड पे पाई जाती है, यानी जो ये जो वेजिनल जो ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग, इसके अपर पार्ट पे ये क्लाइटोरिस पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये यूरेथ्रा बात करें तो ये अपर है, याद रखिएगा, मेल के अंदर यानी स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन, स्पर्म रिलीज का भी वही पाथ है जो यूरिन पास का होता है, यानी यूरिन पास और स्पर्म का जो पाथवे होता है वो कॉमन माना जा रहा है। स्पर्म जो आ रहे हैं यूरेथ्रा के द्वारा ही आ रहे हैं, कॉमन यूरेथ्रा है, उसी यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन पास होता है ना, मैच्योरेशन प्रोसेस के द्वारा, और उसी यूरेथ्रा से बेटा सेमिनल फ्लूइड पास होता है। बट इन फीमेल बोथ ओपनिंग आर डिफरेंट, दोनों ओपनिंग होती है वो अलग अलग होते हैं। यूरेथ्रा ऊपर की तरफ होता है, और जो वेजाइनल ओपनिंग यानी जो सेक्सुअल जो पार्ट होता है वो इनर साइड पे पाया जाता है ना, नीचे की तरफ होता है।
प्यूबिक सिम्फाइसिस, ऊपर जो पेल्विक गडल का जो जॉइंट माना जाता है, ये जहां पे पेल्विक रीजन में जो पाया जाता है ये है। इसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो ऊपर से इंटरनली जो एब्डोमिनल पार्ट में ये सपोर्ट करता है। और यूट्रस जो होता है बेटा यहाँ पर, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी वेजाइनल जो पार्ट है, देन यहाँ पे ये सर्विक्स रीजन आ जाएगा, है ना, ये सर्विक्स रीजन यहाँ पे ये आ गया, और इसको अपन वेजाइना बोल रहे हैं, ये सर्विक्स रीजन, और सर्विक्स ओपन इनटू द यूट्रस। ये जो पार्ट माना जाता है हम इसको यूट्रस के नाम से जानते हैं, WOMB, वॉम भी बोलते हैं ना, और हम इसको यूट्रस भी बोल रहे हैं। ये सेक्शनल व्यू, एक ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, इस डायग्राम को आप भूलिएगा मत। दिस इज द सेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें यूट्रस वाला पार्ट ये आ गया, दिस इज द यूट्रस। ये पार्ट जो माना जाता है इसको अपन फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे। ये इसमें ओवरीज है ना। यूट्रस के भी यहाँ पे 3 पार्ट आ जाते हैं, 3 इसकी लेयर होते हैं। यूट्रस इज कंसिस्ट बाई 3 डिफरेंट लेयर। इनर मोस्ट इज द एंडोमीट्रियम, मीट्रियम का मतलब एक प्रकार की लेयर है ना, और यूट्रस की लेयर यानी मीट्रियम, और एंडो का मतलब इनर साइड में ना, तो एंडोमीट्रियम। साइक्लिक चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी के अंदर साइक्लिक चेंजेस आती हैं। मंथली जो पीरियोडिक जो स्टेज जो आ रही है फीमेल के अंदर, वो साइक्लिक चेंजेस एंडोमीट्रियम के अंदर आते हैं। मिडिल लेयर जो होती है थिक लेयर होती है, जिसको अपन मायोमीट्रियम के नाम से जानते हैं। और पेरीमीट्रियम जो लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। मायोमीट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, है ना। एंडोमीट्रियम कनेक्टिव टिश्यू की हो गई, ये स्मूथ मसल की हो गई, और पेरीमीट्रियम भी एक कनेक्टिव टिश्यू की होगी, है ना। 3 प्रकार की यहाँ पर ये लेयर होती है। पेरीमीट्रियम प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन, एक प्रकार का सपोर्ट दे रही है यहाँ पे। मायोमीट्रियम यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करती है, और एंडोमीट्रियम एक साइक्लिकल चेंजेस करती है, और इसी एंडोमीट्रियम के साथ में ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में अपन इस डायग्राम को एक बार और अच्छी से रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, इसके 1 बाय 1 करके एक एक डिस्टिंक्टली इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद में फिर ओवरीज की जो डिटेल है, ओवेरियन साइकिल है, उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्लास में हम 3 प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहला हमारा स्टेप आएंगे यानी पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ओवेरियन साइकिल, ओवरीज की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी वहां से बनते हैं। और उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो पार्ट है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना, किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होती है, एंड व्हाट आर द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, एक कंपटीशन नीट के हिसाब से पार्ट माना जाता है, बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। जैसे एक्सप्लेनेशन एक जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि राइट द या एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल, या उसकी स्टेजेज होती हैं अलग अलग, उनसे भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। या इस तरीके से आ गया एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स पूछ लिए वहां पे, जैसे फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, सर्विक्स, यूट्रस, उनको हमें डिस्क्राइब करना है। या इस तरीके से भी क्वेश्चन आया, राइट द शॉर्ट कमेंट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट, यूटेराइन फंडस, एंडोमीट्रियम, यूट्रस एंड सर्विक्स। तो हमें 2-2 4-4 लाइन वहां पे मेंशन करनी होती है। ये बोर्ड के 1-1 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। आई स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू, वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।